हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे एंगल्स कैसे निकालने हैं फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट के। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ से, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी कोडोमेन क्या होगी, उनकी डोमेन क्या होगी। चलिए बात करते हैं इन सारी बातों पे। तो हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक functions and their graphs। अब क्योंकि ज्यादातर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को रिलेशन एंड फंक्शन से पहले पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अगर मैं किसी फंक्शन में कोई वैल्यू डालूं तो मैं क्या क्या उस फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल सकता हूं, वो होती है डोमेन। फॉर एग्जांपल, ये एक मशीन है, तो इसके अंदर बस मैं आयरन के पीसीस या फिर आयरन के कुछ भी सब्सटेंस डाल सकता हूं। तो इस मशीन की जो डोमेन होगी वो होगी आयरन। अब ये मशीन हो सकता है आयरन स्पून बना दे, आयरन का कोई भी सामान बना दे, तो ये जो सारे सामान है ये हो जाएगी रेंज। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो मैंने पढ़े हैं साइन एक्स, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। चलिए यहां मैं लिखता हूं रेंज, यहां मैं लिखता हूं, या फिर यहां पे हम बात करते हैं डोमेन की, और यहां मैं लिखता हूं रेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब साइन एक्स के अंदर आप क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं, इसका मतलब है आप एक्स की जगह क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स की जगह या तो एंगल होगा डिग्री के अंदर या होगा रेडियन के अंदर। क्योंकि मुझे क्लास 11th में रेडियन की बात करनी है, मैं यहां पर भी डोमेन रेडियन में ही बताऊंगा। तो डोमेन जो होगी साइन एक्स की वो होगी आर। अब ये आर क्या होता है? आर एक ऐसा सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस दुनिया में जितने भी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे रियल नंबर आए, उसको मैं बोलूंगा आर। अब आर मैंने क्यों बोला? मैंने तो बताया था कि एक्स के अंदर या तो मैं डालूंगा रेडियन में एंगल या फिर मैं डालूंगा डिग्री में एंगल। पर सर आपने तो यहां बोल दिया डोमेन जो है एक नंबर है। तो बच्चों जब हमने रेडियन पढ़ा था, मैंने वहां बताया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। पाई इज नथिंग बट 3.14 या फिर 22/7। तो आर जो है कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि मैं रेडियन को किसी भी एक रियल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसलिए जो डोमेन हो जाएगी साइन की वो हो जाएगी आर। साइन एक्स की जगह मैं कोई भी रियल नंबर लिख सकता हूं, मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। अब बात आती है कि सर मैं एक्स अगर आर कोई भी नंबर डाल दूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीन के अंदर मैं कुछ सामान डालूं तो मुझे आंसर क्या क्या मिल सकते हैं। अब मुझे रेंज की बात करनी है। तो चलिए अब जो साइन एक्स में आप एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर डालिए, जो आपको रेंज मिलेगी, मतलब जो आंसर मिलेगा आपको, वो हमेशा -1 से लेकर 1 तक मिलेगा। -1 से लेकर 1 तक, ना इसके इधर ना इसके इधर। अगर मैं नंबर सिस्टम पे रिप्रेजेंट करूं -1 to 1, तो साइन एक्स की, एक्स कोई भी वैल्यू हो इस दुनिया की, तो जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो यहां पर आएगी। अब सर आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया है, ऐसे ब्रैकेट क्यों नहीं बनाए? तो बच्चों इसका मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है जो -1 और 1 है उसको मैं इंक्लूड करूंगा, पर जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं इसका मतलब होता है मैं -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा। अब इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा मैं -1 को अपनी रेंज में इंक्लूड करूंगा,
पर 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1। अब आ जाते हैं cos x पे, तो cos x की भी रेंज होती है डोमेन होती है r और रेंज होती है -1 to 1। अब बात करते हैं tan x की। अब मैंने आपको बताया था जो tan x होता है, और आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, tan x होता है sin x by cos x। यहां ही थोड़ा रब कर देते हैं ताकि और अच्छे से समझ पाए हम चीजें। अब मैंने आपको बोला कि tan x होता है sin x by cos x। बिल्कुल होता है सर। अब मेरा डोमेन और रेंज से इस बात का क्या लेना देना? तो देखिए, अगर मैं cos x को लिख दूं 0, जब cos x 0 होगा तब तक जो tan x है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे को रियल नंबर, मेरे को वो सारी x की वैल्यूज डालनी है जब डिनोमिनेटर दैट इज cos x जो है 0 ना हो। तो अब मैं सारे रियल नंबर लिख सकता हूं, पर मैं वो रियल नंबर नहीं लिखूंगा जो cos x को 0 बनाएंगे। तो वो रियल नंबर कौन से हैं, कौन सी वैल्यूज पर cos x जो है 0 होता है? तो इसका आंसर है 2n + 1 π/2। हमने ये बात लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। जब भी एंगल 2n + 1 π/2 हो जाए तो उस टाइम पर cos x जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहां पर मैं वो सारी वैल्यूज हटा दूंगा जो इस फॉर्म की होंगी। तो r में से 2n + 1 π/2 अगर मैं हटा दूं तो बाकी सारी जगहों पे मुझे कभी आंसर cos x का 0 नहीं मिलेगा। तो वो सारी मेरी हो जाएगी डोमेन। अब डोमेन तो मैंने लिख दी, पर अब फिर से बात आ जाती है रेंज की। रेंज जो होती है tan x की वो होती है -∞ to ∞। चलिए बात करते हैं cot x की। जैसे sin x by cos x होता है tan x, cot x होता है इसका उल्टा cos x by sin x। तो मुझे वो सारी वैल्यू अपनी डोमेन से हटानी है जहां पर sin x जो होता है 0 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में cot x में आता है sin x, और sin x अगर 0 हो गया तो cot x नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो नॉट डिफाइंड मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वो सारी वैल्यूज हटा दूंगा जो इसे नॉट डिफाइंड बनाएंगे। तो r माइनस, अब sin x जो है वो 0 कब होता है? जब x जो है मल्टीपल हो पाई का, n पाई, n यहां पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तब sin x जो है 0 हो जाता है। तो -n पाई। और इसकी अगर रेंज की बात करूं तो ये भी होती है -∞ to ∞। अब आ जाते हैं sec x पे। sec x होता है 1/cos x। तो फिर से वो सारी वैल्यूज मैं हटाऊंगा जहां पर cos x 0 हो जाएगा। तो r - 2n + 1 π/2। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो काफी इंटरेस्टिंग आती है इसकी रेंज। तो इसकी रेंज होती है -∞ to -1 यूनियन, यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा, वन टू इंफिनिटी। सर ये -1 to 1 आपने क्यों नहीं लिखा रेंज में? ये बात समझाइए। चलिए अब देखिए, अगर मैं 1/cos x लिख रहा हूं तो 1/cos x इसकी वैल्यू 1 से छोटी कब होगी? जब cos x जो है वो 1 से बड़ा होगा। जब cos x 1 से बड़ा होगा तो 1/cos x 1 से छोटा होगा। पर क्या cos x कभी 1 से बड़ा हो सकता है? सर cos x की रेंज ही -1 से 1 होती है, cos x 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो sec x है कभी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। सिमिलरली इज द केस विथ cosec x, क्योंकि वो होता है 1/sin x। तो उसकी भी रेंज तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, उसकी भी रेंज हो जाएगी -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इंफिनिटी के ऊपर हमेशा क्लोज्ड ब्रैकेट दैट इज राउंड ब्रैकेट लगता है। अब आ जाते हैं कोसेक x की डोमेन के ऊपर। तो इसकी डोमेन वो हो जाएगी जहां पर sin x 0 ना हो, तो r - n पाई। तो ये हो गई बात डोमेन और रेंज की। चलिए बात कर लेते हैं हम ग्राफ्स की।
तो सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए, अब ग्राफ्स बनाने के लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, और वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं होगा। तो जो आपके पास टेबल है, आप एग्जाम में टेबल अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, तो आपका बेस्ट वे क्या है टेबल को याद करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए उस टेबल की, थोड़े टाइम बाद आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं अब साइन एक्स की। अब साइन एक्स, अगर एक्स की जगह 0 आए तो होता है 0, और x की जगह आए π/2 तो होता है 1, और साइन पाई फिर से आ जाता है, ये होता है 0। तो देखिए, ये है 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। 0 पे वैल्यू होती है 0, π/2 पे ये है। अब साइन एक्स जो है मैक्सिमम हो सकता है 1 और मिनिमम हो सकता है -1। अब 0 पे है 0, π/2 पे है 1 वैल्यू, और पाई पे है 0, और 3π/2 पे हो जाती है इसकी -1 वैल्यू। तो ग्राफ बन जाता है कुछ इस तरीके का। तो ये बन गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ। अब मैंने आपको परसों कल बताया था पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बताया था कि वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब देखिए, अब मैं वो बात कैसे प्रूव करूंगा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते थे, एक टाइम इंटरवल के बाद वो दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाते थे। तो आप 2π के बाद देख लीजिए, जैसा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है 2π के बाद भी वैसा ही ग्राफ बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर द इंटरवल 2π साइन जो है अपनी वैल्यूज को रिपीट करना स्टार्ट कर देता है। चलिए अब बात करते हैं ग्राफ कोसेक्स की। कोसेक्स की मैक्सिमम वैल्यू -1 और मिनिमम वैल्यू -1। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2 एंड सो ऑन। अब अगर मैं बात करूं, अब जब कोसेक्स जो होता है कोस 0 पे होता है 1, तो मतलब मुझे मिला ये वाला पॉइंट। π/2 पे होता है 0 और पाई पे होता है -1। -1 को टू मेक अ ग्राफ सिमिलर, हम -1 को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 एक ऊपर। चलिए अब मुझे मिला π/2 पे 0 और पाई पे मुझे मिलेगा -1। तो ग्राफ बना कुछ इस फॉर्म का।
तो बच्चों ये होता है कोसेक्स का ग्राफ। चलिए अब बात करते हैं tan x के ग्राफ की। फिर से ये पार्ट हो गया हमारा 0। यहां पर मैं एक और लाइन बना देता हूं पैरेलल टू y एक्सिस। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर टू यू। चलिए अब देखिए बच्चों, ये है 0.0, इसे मान लेते हैं हम π/2। ये हो गया 3π/2, यहां पे पाई, ये हो गया 3π/2, यहां 2π, ये हो गया 5π/2। अब tan 0 पे आंसर मुझे जो मिलता है वो होता है 0, तो मतलब tan 0 पे जो पॉइंट मिलेगा यहां पर मिलेगा। पर जैसे ही मैं tan π/2 पे जाता हूं, tan π/2 मतलब sin π/2 अपॉन में cos π/2। sin π/2 तो मुझे पता है 1 होता है, पर cos π/2 होता है 0। क्या कभी कोई नंबर अगर 0 से डिवाइड हो रहा है क्या वो डिफाइंड होता है? नहीं, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्राफ है ये चला जाता है इंफिनिटी पर क्या ये इस लाइन से मिल जाता है? जो ये लाइन है क्या इससे मिलता है? नहीं, ये ग्राफ इसके बहुत क्लोज चला जाएगा पर इससे कभी नहीं मिलेगा। और सिमिलरली ये इस तरफ भी कुछ इस फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं, तो ये कुछ इस फॉर्म का बनता है हमारा tan x का ग्राफ। चलिए अब बात करते हैं cot x के ग्राफ की। ये आ गया π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π। चलिए अब मैं फिर से लाइंस बनाता हूं कुछ इसी फॉर्म की। अब देखिए cot x जो होता है वो होता है बच्चों sin x बाय cos x। अब जब 0 होगा, एंगल 0 होगा, पॉइंट ये वाला, तो मुझे क्या मिलेगा? at 0 sin x होता है 0, cos x होता है 1, तो cot x मुझे मिल जाएगा 0। सॉरी, ये हमने उल्टा लिख दिया। ये होता है cos x बाय sin x। हाँ, तो cos x होता है at 0 1, पर sin x होता है 0, तो ये बन जाता है नॉट डिफाइंड। तो जैसा कि हमने tan x का ग्राफ बनाते हुए किया था, इस टाइम ये कुछ इस फॉर्म से ट्रेवल करेगा और π/2 पे आकर ये 0 हो जाता है और ये पाई पर ऐसे, एंड सो ऑन। कुछ इस फॉर्म का बनता है हमारा cot x का ग्राफ।
चलिए, अब ये तो थी बात हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स की, उनकी डोमेन की, उनकी रेंज की। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। कैसे करने होते हैं हमें इस तरीके के क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है cos x इक्वल टू -1/2। तो हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब बच्चों, जो मैं अप्रोच आपको बताऊंगा आपको वही फॉलो करनी है। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका एक भी सवाल पेपर में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, cos x है -1/2। और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें बस इसके लिए एक जो चीज की जरूरत है वो है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। जहां पे h होता है हाइपोटेन्यूज, p होता है परपेंडिकुलर और b होता है बेस। तो चलिए, अब cos x इक्वल टू -1/2 है। x मुझे बोल रखा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। जब x होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो एंगल है वो है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो मैंने आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज रूल बताया था। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot तो होता है पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो cos x तो ऑब्वियसली माइनस में आना ही था। तो चलिए अब बात करते हैं, cos x जो होता है वो होता है b बाय h बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एक ट्रायंगल है और ये है एंगल थीटा, ये p, ये b और h, तो cos x जो होता है b बाय h। अगर मैं इसे 1/2 से कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है जो माइनस का जो साइन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होने की वजह से है, इससे माइनस से वैल्यूज का कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब b और h मुझे पता है, तो मैं बोल सकता हूं b को मैं मान लेता हूं 1 और h को मान लेते हैं हम 2। तो मेरा यहां से p क्या आ जाएगा? तो p आ जाएगा अंडर द रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज √3। तो p मेरा क्या आया? √3। चलिए, अब p आ गया मेरा √3, या इसे आप बोल सकते हो प्लस माइनस √3। अब हम बात करेंगे, अब इससे हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। cos x मुझे पता है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? sin x। अब sin x होता है p बाय h। आप जो प्लस माइनस √3 आता है, आप यहां पर हमेशा कंसीडर करोगे इसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब देखिए, sin x होता है p बाय h, तो p मैंने क्या निकाला? √3, और h क्या था हमारा? 2। तो sin x आया √3/2। क्या ये वैल्यू सही है? नहीं, अभी हमने साइन की तो बात ही नहीं की, क्योंकि मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है नेगेटिव, तो मैं यहां पर लगाऊंगा नेगेटिव। तो ये मेरी sin x की वैल्यू आ गई -√3/2। आई अंडरस्टैंड कि ये बात थोड़ी डाइजेस्ट करने में दिक्कत हुई होगी। अभी और एग्जांपल लेंगे, बातें और क्लियर होती चली जाएंगी आपको। मैंने sin x निकाल दिया, मैंने cos x तो हमें गिवन ही था। अब मेरी जो बारी है tan x की है। तो tan x मुझे पता है sin x बाय cos x होता है। सर, sin x भी मुझे पता है -√3/2 है, और cos x भी मुझे पता है -1/2 है। तो यहां से जो आंसर आया, आ गया √3।
सर यहां पर भी साइन लगाने की जरूरत है? तो बच्चों इसका जवाब है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जो मैंने साइन एक्स और कोस एक्स जो कैलकुलेट किया है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल डालकर ही किया है, तो मुझे साइन एक्स से tan एक्स की दोबारा से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, जरूरत मुझे कब पड़ती? अगर मैं इस तरीके से निकालता। tan एक्स मुझे पता है होता है P/B। परपेंडिकुलर क्या था मेरा? √3। बेस क्या था? मुझे पता है 1। यहां पर मुझे अब साइन लगाना पड़ेगा। अब tan x का x जो है एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan होता है पॉजिटिव, तो आगे आ गया पॉजिटिव। चेक कर लीजिए, दोनों आंसर सेम है। चलिए, हमने sin x निकाल दिया, हमने cos x निकाल दिया, हमने tan x निकाल दिया। आगे मेरे पास कोई काम नहीं बचा। cot x होता है tan x का रेसिप्रोकल, sec x होता है cos x का रेसिप्रोकल, और cosec x होता है sin x का रेसिप्रोकल। तो सिंपली मैं वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखूंगा और आंसर निकाल डालूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मुझे बोला गया कि sin x जो है उसकी वैल्यू है 3/5 और x लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। साथ ही साथ मैं आपको यहां यह बताना चाहूंगा, मैंने ये पढ़ रखी है बात, sin x एंड cosec x सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो चलिए करते हैं अपना वही काम। sin x होता है P/h, तो P मान लीजिए 3, h मान लीजिए 5, तो h² = P² + B² अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो 25 = 9 + B², तो B यहां से मेरा आ जाएगा √16, तो B आ जाएगा मेरे पास 4। चलिए, अब sin x मेरे को पता है, अब मुझे निकालना है cos x। cos x होता है B/h। अगर आपको ये फॉर्मूलेस याद नहीं है तो मैं आपको यहां पर एक हिंट बता देता हूं। PBH, PBP, HHB, sin x, cos x एंड tan x। तो P फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। sin x को आप बोल सकते हैं P/h, cos x को बोल सकते हैं B/h, tan x को बोल सकते हैं P/B। तो चलिए, अब cos x क्या हो गया? B/h। B मुझे पता है 4 है, h मुझे पता है 5 है। अब आ जाते हैं बात साइन पर। साइन क्या होगा? क्योंकि एंगल जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर cos होता है नेगेटिव, तो साइन आ जाएगा हमारा नेगेटिव का। चलिए, साइन निकाल दिया, cos निकाल दिया, अब बात करते हैं tan की। तो tan x का एक तो तरीका है P/B से निकालो, या दूसरा तरीका है सीधा सिंपली sin x/cos x करो। तो sin x क्या होता है? sin x है मेरा 3/5, cos x है मेरा -4/5, तो यहां से आंसर आ गया -3/4। और माइनस मुझे ये बात बताता है कि tan x जो है, अब जो x होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों? क्योंकि tan x जो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन तो होता है पॉजिटिव, बाकी सारे होते हैं नेगेटिव। तो यहां से मुझे कंफर्म होता है कि वैल्यू जो मेरी आई है सही आई है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे का। अब मुझे अगर cosec x निकालना है तो वो होता है 1/sin x, तो सिंपली sin x था मेरा 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। मुझे निकालना है sec x, तो ये होता है 1/cos x। हमने cos x निकाल रखा है -4/5, तो ये हो गया -5/4। अब बात करते हैं tan x की, सॉरी cot x की। (1/tan x)
1/10x की वैल्यू निकली थी -3/4, तो ये हो जाएगा -4/3। और इसी के साथ होता है सवाल हमारा खत्म। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अब बच्चों, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1710। सर हमने 90 पढ़ रखा है, 30 पढ़ रखा है, 45 पढ़ रखा है, चलो किसी तरह हम 360 तक भी बता देंगे, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करें। चलिए, अब जब भी आपके पास माइनस आ जाए, अब दो अप्रोच होती हैं। अगर आपके इसके आगे लिखा है -1710, या तो क्या कीजिए, क्योंकि मैंने पढ़ा था cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x ही होता है, तो मैं सिंपली इसे cos ऑफ 1710 लिख दूंगा। या फिर मैं दूसरी अप्रोच क्या फॉलो करूंगा, cos ऑफ -1710 में मैं क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे को ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए जिसकी वैल्यू मुझे पता हो। चलिए, हमें वैल्यूज पता है बेसिकली 0 to 90, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इसमें ऐसा एक नंबर ऐड करूं, वैल्यू भी चेंज ना हो और ये 0 से 90 में बदल जाए। अब देखिए, मैंने आपको बताया था पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब 2π टाइम के बाद, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π, जो ये वैल्यू है cos की, जो वैल्यू है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए, अब मैं एक ऐसा 2π मतलब 360 डिग्री, मुझे -1710 दे रखा है, तो अगर मैं इसके अंदर 360 का मल्टीपल ऐड करूं तो मुझे पता है वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे ये पता है कि 360 बाद तो वैल्यू वही रहती है। अगर मैं इसमें 360 लिख भी दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो cos 360 प्लस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। अब बात करते हैं इसकी, इस क्वेश्चन की। अब 360 से तो मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे जो नंबर यहां ऐड करना होता है वो क्या नंबर होना चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। यहां पर मैं क्या ऐसा नंबर लिखूं कि मेरा एंगल भी आ जाए छोटा और मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। तो बच्चों, -1710 के ऊपर जो 360 का पहला मल्टीपल हो उसको सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल 360 1 जा होता है 360, 360 2 जा होता है 720, 360 3 जा क्या होता है 1080, 360 इंटू 4 क्या होता है, तो ये हो जाएगा 1440, 360 इंटू 5 क्या होता है, ये हो जाएगा 1800। तो मुझे मिल गया अपना पहला वो मल्टीपल जो 1710 से बड़ा है। तो मैं यहां पर, क्योंकि 360 के मैं जितने मर्जी मल्टीपल्स ऐड करूं आंसर में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि हर 360 के बाद वैल्यू रिपीट होती है। तो चलिए, यहां मैं लिख दूंगा 1800 -1710 इज इक्विवेलेंट टू cos -1710 प्लस 1800 विच इज इक्वल टू cos ऑफ 90, और cos 90 मुझे पता है होता है 0। तो ये होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच। अब सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, पर मान लीजिए यहां पर अगर माइनस होता ही नहीं, तो यहां तो क्योंकि माइनस आ रहा था इसलिए प्लस होके ये एक छोटा नंबर आ गया, पर अगर माइनस ही ना आया तो क्या होगा। अब देखिए, इस केसेस में हमें सर्च करना होता है 1710 से जस्ट एक पहले वाला मल्टीपल। तो 1710 से पहले वाला मल्टीपल क्या था बच्चों, था 1440। तो मैं 1710 को ब्रेक करके लिख दूंगा 1440 प्लस 270, और इस बात को मैं लिख सकता हूं cos 270। अब 270 को मैं फर्दर लिख सकता हूं 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 को मैं cos 90। सर साइन क्या आएगा, मुझे साइन से मतलब ही नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने आप वैल्यू 0 हो जाएगी।
तो आंसर आ गया 0। cos 270 इज नथिंग बट 0। तो इन तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो ये तो बात ठीक है। अगर एंगल रेडियन में दे रखा हो तो क्या करेंगे, चलिए अब एनसीईआरटी अपनी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। हमें दे रखा है साइन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो साइन -11/3। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। अब मुझे पता है, मैं क्योंकि मुझे माइनस दिख गया, अब माइनस दिख गया तो मैं एक ऐसा मल्टीपल इसमें ऐड करूंगा जो जस्ट इससे बड़ा हो और वो 2π का मल्टीपल हो। वहां पे वो 360 का होना चाहिए, और अगर मैं बात करूं 360 को रेडियन में 2π ही तो बोलते हैं, तो मैं एक ऐसा मल्टीपल ढूंढूंगा जो इससे बड़ा हो, जस्ट इससे बड़ा हो। देखिए अब वो कैसे ढूंढना है, अगर मैं 11 को 3 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 3.6 समथिंग। अब 4π जो होगा वो 2π का भी मल्टीपल है और इससे भी बड़ा है, तो मैं सिंपली सीधा इसके अंदर ऐड करूंगा +4π। तो साइन -11 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -11π + 12π/3। तो ये आ गया बच्चों sin π/3, एंड sin π/3 इज नथिंग बट √3/2। और इसी के साथ मेरी वैल्यू निकल गई। चलिए अब एक और सवाल करते हैं, tan π/3, tan 19π/3। क्वेश्चन नंबर 8, tan 19π/3। फिर से मुझे अब क्या सोचना है, क्योंकि यह नेगेटिव नहीं है, तो 19π/3 से छोटा जो मल्टीपल होगा 2π का, मैं वो सेट सिलेक्ट करूंगा। तो 19/3 होता है 6.33 इस फॉर्म का। अब 6.33 है ये वैल्यू, तो मुझे पता है अगर मैं 6π लिख दूं तो वो 6.33 से छोटा है और 2π का मल्टीपल भी है। तो मैं क्या इस बात को 6π + π/3 लिख सकता हूं। π/3 कैसे लिख दिया सर आपने, 19π/3 में से अगर मैं 6π माइनस करता हूं तो आता है π/3। अब बच्चों क्योंकि मुझे पता है हर 2π के बाद जो मेरी वैल्यू है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो 6π के बाद फिर से वैल्यू आ जाएगी यहां पर। ये देखिए अगर मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली समझाऊं, 2π पे मैं पहुंचा यहां पर, 2π के ऊपर जैसे ही बढ़ूंगा मेरी वैल्यू फिर से रिपीट। अब 2π से चलता 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 मैं फिर से आया 4π के ऊपर, इसके बाद दोबारा वैल्यू रिपीट। अब 4π के ऊपर मैं फिर से रिपीटिशन स्टार्ट, यहां 6π के पे मैं यहां पहुंच गया। अब जैसे ही मैं उससे ऊपर जाऊंगा वैल्यू फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं tan π/3, तो दैट इज इक्वल टू √3 तो इसी के साथ हो गया ये सवाल भी खत्म। अब जरूरी नहीं है हमेशा पाई tan 2π का मल्टीपल हो, अगर आपको पाई का भी मल्टीपल दिखता है आप वहां से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपको एंड वीडियोस में मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे और बिल्टअप होंगे। तब तक के लिए इसे आप रिवाइज कीजिए। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट आपको है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, चैट के थ्रू अपना डाउट डालिए और हम आपको जल्दी से जल्दी उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। टिल टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।